जी अब आज का करते हैं एसए 240 जो कि है ए कैटेगरी स्टैंडर्ड। कितने बच्चे तैयार हैं इस स्टैंडर्ड को करने के लिए? द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बताइए सर, हम सब रेडी हैं इसको करने के लिए। अभी भी वैसे लाइव बच्चे ज़्यादा हैं, लाइक कम है, बट दैट इज़ फाइन। अगर आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। ऐसे 240 क्या बोलता है? ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बात बताइए, एक ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव होता है एज पर ऐसे 200? एक ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? सर एक ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है रीजनेबल एश्योरेंस लेना, ये देखना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। इसका मतलब मैं फाइनेंशियल में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेता हूं और ये इंश्योर करता हूं कि भैया इसमें कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। बट हम एक कंसेप्ट और पढ़ते हैं, उसका नाम है इनहेरेंट लिमिटेशन। क्या आप एक बात बताइए, क्या फ्रॉड जो किया जाता है वो प्रॉपरली प्लान करके किया जाएगा या ऐसे ही किया जाएगा? सर प्रॉपर प्लान करके किया जाएगा। इसका मतलब किसी फ्रॉड को आइडेंटिफाई करना बड़ा ही टफ है। हो सकता है एक ऑडिटर फ्रॉड को आइडेंटिफाई ना कर पाए ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट। इसका मतलब ऑडिटर की एज सच फ्रॉड को आइडेंटिफाई करने की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो सर फिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बेटा फ्रॉड को आइडेंटिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की एंड दोस चार्ज विद गवर्नेंस की। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई एम्प्लॉय फ्रॉड कर रहा है तो उसे आइडेंटिफाई करे। कैसे आइडेंटिफाई करे भैया? इंटरनल कंट्रोल लगाए। सर मैनेजमेंट ही फ्रॉड कर रही है तो दोष चार्ज विद गवर्नेंस कंट्रोल लगाए। सर दोष चार्ज विद गवर्नेंस मैनेजमेंट सब मिलकर फ्रॉड कर रहे हैं तो फिर ऑडिटर हो सकता है ना पकड़ पाए ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट। हालांकि हम बहुत सारे ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं, जेई टेस्टिंग करते हैं, ट्रायल बैलेंस रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, कट ऑफ टेस्टिंग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन स्टिल क्योंकि ये पूरा प्लान करके किया गया है, हो सकता है एक ऑडिटर ना किसी फ्रॉड को आइडेंटिफाई कर पाए। तो मुझे एक बात बताइएगा, कुछ देखो इस स्टैंडर्ड के अंदर आपको एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं, नहीं तो मैं इसको तो 1.5 घंटे लगाता हूँ स्टैंडर्ड को समझाने में, लेकिन 1.5 घंटे को 15 मिनट में कैसे कन्वर्ट करना है वो समझ लीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा डायरेक्ट। पहले हम कुछ बेसिक बातें बताएंगे। आपको पता है ना, आप इंटर में पढ़कर आए हो फ्रॉड क्यों किया जाता है भैया? तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, मेरे को पावर दी हुई है, मैं कर लेता हूं। अगर मैं आज आपको कोई पावर दूं, आप 1 मिनट में फ्रॉड गेम खेल दोगे, या कोई थ्रेट है मेरे ऊपर कि मैं अगर टारगेट्स नहीं अचीव करूंगा तो उसके लिए, ठीक है। इस तरह के कुछ रीजंस आपने पढ़े होंगे इंटर के अंदर, आपको पढ़ाया जाए कि फ्रॉड क्यों करता है कोई एम्प्लॉय या मैनेजमेंट, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, कॉम्पीट करने के लिए। इन सब रीजन से हो सकता है कि आपको आप लोग फ्रॉड करो। तो ये फिर कुछ बेसिक बातें बताई गई है कि मैनेजमेंट फ्रॉड को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू एम्प्लॉय फ्रॉड। फ्रॉड को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसमें इनहेरेंट लिमिटेशन है, वो प्रॉपरली प्लान किया गया है। तो बेसिक बेसिक बातें यहाँ पे दी गई है। उसके बाद यहाँ पे 2 चीजें आपको पढ़नी है। नंबर 1 रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट मतलब आप देखोगे कि क्या कोई फ्रॉड है क्या। आप कैसे देखोगे यार? सिंपल, एक ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा कि मैनेजमेंट आप बताओ आप कैसे रिस्क असेसमेंट करते हो, कैसे रोमम निकालते हो रिलेटेड टू फ्रॉड। आपके यहाँ क्या प्रोसीजर है फ्रॉड को आइडेंटिफाई करने का? क्या आपने कोई फ्रॉड पकड़ा है? क्या आपका दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ आपने कोई डिस्कशन किया है फ्रॉड से रिलेटेड? मतलब आप मैनेजमेंट के साथ ही क्या कर रहे हो, इंक्वायरी कर रहे हो मैनेजमेंट के साथ। अगर मैनेजमेंट आपको कुछ बताती है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। मैनेजमेंट से ऊपर भी कोई बंदा होता है क्या? बिल्कुल होता है सर। मैनेजमेंट के ऊपर कौन होता है बेटा? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। फिर आप दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ इंक्वायरी करते हो क्या कि भैया आपको कोई फ्रॉड मिला क्या, आपके यहाँ क्या पॉलिसी प्रोसीजर है, क्या आपके पास मैनेजमेंट की साइड से कुछ आया है क्या? तो बेसिकली इंक्वायरी वगैरह मैं करता हूँ। उसके अलावा मैं अदर ऑडिट, अपने सारे ऑडिट प्रोसीजर तो लगा ही रहा हूँ। हो सकता है मुझे वहां पे कोई कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस या मेरे को कोई ऐसी सिचुएशन मिल जाए जहां मुझे लगे मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। हो सकता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मुझे ऐसा लगे कि भैया फ्रॉड किया गया है। अगर मुझे ऐसी कोई सिचुएशन मिलती है तो फिर मैं अदर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाऊंगा। इसका मतलब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रिस्क को एसेस करेंगे। रिस्क असेसमेंट जिसको बोलते हैं 315 के अंदर, ऐसे 315 में मैं रिस्क असेस करूंगा। फिर उसके बाद आप क्या करते हो बेटा? सर हम रिस्पॉन्स ड्राफ्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिस्पॉन्स ड्राफ्ट करते हैं। कौन सा एसए होता है सर? एसए नंबर 330। कैसे रिस्पॉन्स ड्राफ्ट करोगे? अगर मान लो मैनेजमेंट ने कोई फ्रॉड रिपोर्ट कर रखा है तो देखोगे क्या फ्रॉड था, उसका इंपैक्ट कितना था। नहीं कर रखा है तो आप देखोगे क्या मेरे को अदर ऑडिट प्रोसीजर्स लेने हैं क्या। ये सारी बेसिक बेसिक बातें आप इसके अंदर लिखते हो। तो आपने क्या किया, रिस्क एसेस कर लिया, रिस्पॉन्स देख लिया, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई फ्रॉड है तो आप उसे क्या करोगे, रिपोर्ट करोगे। क्या करोगे बेटा? रिपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे। कहाँ कहाँ रिपोर्ट करोगे सर? सर एक तो ऑडिट रिपोर्ट में डालेंगे अगर कोई फ्रॉड मटेरियल है,
ठीक है, तो ऑडिट रिपोर्ट में डालेंगे, क्वालिफाई, एडवर्स, जो भी हमें करना है वहाँ करेंगे। उसके अलावा सर फ्रॉड है तो सर कारो 2016 या कारो 2020 के अंदर भी रिपोर्टिंग आती है कि अगर भैया कोई फ्रॉड नोटिस है, रिपोर्टेड है, तो वहाँ भी डालेंगे। सर एक और रिक्वायरमेंट है कहाँ पे सर, सेक्शन 143(12), अगर फ्रॉड 1 करोड़ से ऊपर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे, 1 करोड़ से नीचे है तो ऑडिट कमेटी को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करेंगे। यहाँ भी मैं रिपोर्ट करूंगा। तो इस तरह से मुझे मेरी सारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट देखनी होगी। तो बेटा देखिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पेपर में ऐसे नंबर 240 का क्वेश्चन आ जाए, हालांकि मैं क्वेश्चन बैंक करवाऊंगा तब भी आपको समझ आ जाएंगे कौन कौन से पॉइंट मुझे लिखने हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके पेपर में ऐसे 240 का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको रिस्क असेसमेंट के पॉइंट लिखने हैं कि कैसे हम रिस्क असेस करते हैं। फिर आपको रिस्पॉन्स के पॉइंट लिखते हैं कि अगर कोई रिस्क मिले, कोई फ्रॉड वाला, मटेरियल मिसस्टेटमेंट वाला कोई भी फैक्टर मिले तो मुझे क्या करना है। फिर आपको रिपोर्ट के 3 पॉइंट लिखने हैं कि भैया ऑडिट रिपोर्ट में जाएगा, कारो में जाएगा, सेक्शन 143(12) में जाएगा। फाइनली एक ऑडिटर कंक्लूड करता है, ध्यान से सुनना, लास्ट पॉइंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये मैं क्लोज इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि काफी बच्चों के पेपर में कारो 2020 एप्लीकेबल होगा, कुछ भी होगा, वो कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए ध्यान से सुनो। अगर फाइनली मान लो आपको लगता है फ्रॉड है एंड यू विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू विद द क्लाइंट, यू विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू विद द क्लाइंट, तो आप क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। क्या विड्रॉ ऐसे ही कर लेंगे क्या, नहीं, उसकी क्या है बेटा, कुछ कंडीशंस हैं, उसकी क्या है, कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। 3 पॉइंट यहाँ पे मैं आपको करवाऊंगा, वो 3 पॉइंट आपको यहाँ पता होना चाहिए। तो बताओ बेटा पेपर में कितने पॉइंट आपको लिखने हैं। पेपर में अगर ऐसे 240 का क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, ए कैटेगरी का स्टैंडर्ड है, आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। रिस्क असेसमेंट वाले पॉइंट लिखने हैं, रिस्पॉन्स वाले पॉइंट लिखने हैं, रिपोर्ट वाले पॉइंट लिखने हैं, और अगर विड्रॉ करनी पड़े तो विड्रॉ वाले पॉइंट लिखने हैं। उसके अलावा बेसिक बातें की गई है कि आपको मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर लेना है कि उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो सारी बातें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको मेन बुक से करवा देता हूँ ये वाला स्टैंडर्ड, क्योंकि ये ए कैटेगरी स्टैंडर्ड है। हालांकि चार्ट में मैंने इसको पूरा डिटेल में कवर किया है, आप एक बार बुक देख लो, फिर बुक को छोड़ देना, चार्ट से कर लेना। देखो चार्ट ही देखो आप, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल में कवर कर रखा है, फिर मैं आपको बुक बाद में दिखा दूंगा। देखो इस स्टैंडर्ड को मैं उल्टा पढ़ा रहा हूं, पहले चार्ट से पढ़ा रहा हूं, फिर बुक से पढ़ा रहा हूं, देखिएगा। हाँ यार एक ब्रेक ले लूं क्या मैं 1 मिनट का। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप उसका रिप्लाई करेंगे सभी बच्चे। ऐसे 240 बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं मेन बातें बता रहा हूं, क्वेश्चन बैंक करेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बताओ जी, ये क्या चल रहा है चैट पे। नहीं मैं ब्लॉक कर देता हूँ अलका गुप्ता को ना, ये अलका गुप्ता है नहीं, ये ओल्को गुप्ता है, ये अलका नहीं है, ये ओल्को था, ओल्को। उल्का पिंड नहीं है, ये उल्का पिंड है, उड़ता उड़ता आ गया गलती से। चलो जी, इनका कोई कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी कोई कुछ नहीं कर सकता ऐसे बच्चों का ना। ये जिंदगी भर है ना ऐसे ही भटकते रहेंगे, कभी किसी टीचर के पास, कभी किसी टीचर के पास, कभी किसी टीचर के पास, और अपने फेलियर का गुणगान ऐसे ही करते रहेंगे। जिंदगी में कामयाब नहीं होते ना जो बच्चे, वो अपने, कुछ लोग होते हैं जो अपने सक्सेस का क्रेडिट दूसरों को देते हैं। देखो कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी सक्सेस का क्रेडिट दूसरों को देते हैं, ठीक है। जैसे ये सारे बच्चे जो पास होते हैं, वो हालांकि मेहनत उन्हीं की होती है, लेकिन फिर भी वो अपने टीचर के पास जाते हैं, कहते हैं सर देखिए मैंने क्या, अपने पिताजी के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो अपना पूरा क्रेडिट भगवान को देते हैं। पिछली बार एक रैंकर था, मैं नाम भूल गया हूँ, हरियाणा से थे, बोले मेरा पूरा क्रेडिट मेरे श्याम बाबा को जाता है। मैं जब भी पढ़ाई से थकता था, मैं 5 मिनट उनको याद करता था, एनर्जी आ जाती थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत 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 करते नहीं और अपने फेलियर का पूरा क्रेडिट दूसरों के सर पे डालना चाहते हैं कि भैया मैं फेल हो गया क्योंकि इन्होंने सही से नहीं पढ़ाया। भैया टीचर चाहे कोई भी हो, कोई भी क्यों ना हो, वो आपको सिर्फ
एक रास्ता दिखा सकता है। कल भी मैं आई थिंक ये आपको दिखा रहा था, कोई भी हो आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा सकता है, उस रास्ते पे चलना है या नहीं चलना है वो आपको डिसाइड करना है। कुछ बच्चे होते हैं, जैसे वो अभी अलका पिंड आया था ना, कुछ बच्चे होते हैं उन पिंडों को लगता है कि सर गोदी लेके जाएंगे हमें और वहाँ पे बिठाएंगे। तुमको गोदी लेके जाएंगे वो बच्चे चुच्चू हैं क्या, जिनके पाँव में छाले पड़ गए हैं, जिनके पाँव में खून निकल रहा है, जो थक गए हैं, जो टायर्ड हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिनको ये नहीं पता बाहर हमारा जो सूरज है वो कब निकलता है कब छिपता है, वो बच्चे पागल हैं। वो हैं असली वॉरियर, वो बनते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, ना कि ये उल्का पिंड जैसे लोग। इनको बस एक चीज़ चाहिए कि टैक्स ऑडिट के लेक्चर, भैया यूट्यूब पे समरी वाले हैं, पढ़ लो। पढ़ने का मन होना चाहिए आपका। नहीं नहीं, वो 5 नंबर का काम करवा दो, 95 नंबर तो हम देख लेंगे अपने आप। चलो जी ये मैसेज ज़रूरी था, क्योंकि पता चलना चाहिए कि आप किसी से भी पढ़ें किसी से भी ना पढ़ें, आपने ख़रीदा नहीं है किसी को भी। यू शुड ऑलवेज बी फील लाइबल कि भैया मेरे को कोई ज्ञान दे रहा है, ठीक है। आप पैसे दे रहे हो, कोई एहसान नहीं कर रहे हो किसी के ऊपर भी, ठीक है जी। चलें आगे। धन्यवाद ध्रुवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है चलो जी, अब एक बात करते हैं, ये चार्ट से अपन देखते हैं। बेसिक अभी अपन ने डिस्कशन किया है, व्हाई मैनेजमेंट डू फ्रॉड, ये मैंने आपको बेसिक बताया है। अगर कोई स्टूडेंट करना चाहे तो इंटर की बुक से डिटेल में कर सकता है। इंसेंटिव बोनस टू एम्प्लॉय फॉर मोर सेल्स, इंसेंटिव भी एक रीजन है फ्रॉड करवाने का। जैसे आप बोलते हो कि भैया आप जितनी ज़्यादा सेल करोगे हम आपको उतना ज़्यादा बोनस देंगे, तो हो सकता है बोगस सेल बुक होने लग जाए। एबिलिटी ऑफ पीपल, इफ यू विल नॉट अचीव द टारगेट बोनस विल नॉट बी पेड। अपॉर्चुनिटी, आपके इंटरनल कंट्रोल वीक है, तो ये बेसिक बातें थी। अब यहाँ से आप पढ़िएगा। सिचुएशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, आप मुझे बताइएगा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्रॉड को प्रिवेंट करने की एंड डिटेक्ट करने की। देखिएगा, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस शुड प्लेस ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन फ्रॉड प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शंस। तो ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ऐसे 200 में पढ़कर आ गए हैं। An auditor is responsible for obtaining reasonable assurance that the financial statement taken as a whole are free from material misstatement। आपको इसको ऐसे 200 के साथ लिंक कर लेना है। रिस्क ऑफ फ्रॉड इज हायर देन एरर, इंटेंशनल फ्रॉड हमेशा डिटेक्ट करना काफ़ी टफ रहता है। ऑडिटर शुड मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ठीक है, सो दैट ही कैन आइडेंटिफाई ऑल दी ट्रांजेक्शंस। देखेगा ऑडिट प्रोसीजर, देखेगा यहाँ पे 3 स्टेप आते हैं। ये पूरा किताब का कंटेंट मैंने एक पेज में डाला है, देखिएगा ऑडिट प्रोसीजर, इसमें 3 स्टेप आते हैं। स्टेप 1 आपको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाना है। स्टेप 2 आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रोमम लगाना है। भाई आप रोमम निकालते हैं ऐसे 315 के अंदर, तो वो हो गया मेरा स्टेप नंबर 2। और स्टेप नंबर 3 जो मेरा हो जाएगा वो रिस्पॉन्स हो जाएगा, ऐसे 330, जिसके अंदर हम रिस्पॉन्स को देखते हैं। तो इसके अलावा सर एक आपने रिपोर्ट की भी बात की थी, वो नीचे आ जाएगा। रिस्पॉन्स की बात हो गई। ये MRL वाला पॉइंट आप डालना चाहें तो डालें, ये रहा स्टेप नंबर 4 रिपोर्टिंग वाली बात। सर एक आपने विड्रॉ का भी पॉइंट बताया था, वो भी आ जाएगा। कहाँ है विड्रॉ वाला पॉइंट? नहीं डाला क्या? ये रहा, नॉट एबल टू कंटिन्यू। तो बेटा ये जो है ना 3 कॉलम, ये स्टेप 4 है, दीज आर स्टेप नंबर 4 एंड दिस इज माई स्टेप नंबर 5। और नीचे 143.12 का रिवीजन है, एक बार देख लेंगे क्या कहता था। समझ आया? तो ये आपको 5 स्टेप अपने पेपर में लिखने हैं। हाँ, समराइज मैनर में लिखेगा वो चलेगा। सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आप करते हो ना, रैप, रोमम और रिस्पॉन्स। आपको क्या करना है, मैनेजमेंट के साथ इंक्वायरी करनी है, और बाकी लोगों के साथ भी आप इंक्वायरी कर सकते हो। क्या? द ऑडिटर शैल मेक इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट रिगार्डिंग मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, कि मैनेजमेंट कैसे असेस करती है फ्रॉड को। मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है फॉर आइडेंटिफाई एंड रिस्पॉन्डिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड इन द एंटिटी इंक्लूडिंग एनी स्पेसिफिक रिस्क ऑफ द फ्रॉड। आपको मैनेजमेंट से पूछना है कि आपका प्रोसेस क्या है, आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, कैसे रिस्पॉन्ड करते हो फ्रॉड के लिए। आपको मैनेजमेंट से पूछना है कि आपने कोई कम्युनिकेशन किया है क्या दोष चार्ज विद गवर्नेंस के साथ। देखिए अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचेंगे तो आप समझ जाएंगे, यार एक ऑडिटर हूं मैं, हो सकता है फाइनेंशियल से ना पकड़ पाऊं, या पकड़ भी पाऊंगा तो वो मैं अलग से देख लूंगा, लेकिन मैं एक बार मैनेजमेंट से तो पूछूंगा ना कि भाई आपकी इतनी बड़ी कंपनी, आप फ्रॉड को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, आपका क्या प्रोसेस है,
आप कैसे उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स ड्राफ्ट करते हो? क्या आपको कोई फ्रॉड मिला है जो आप दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ डिस्कस करते हो? मैनेजमेंट कम्युनिकेशन इफ एनी टू एम्प्लॉय रिगार्डिंग इट्स व्यू ऑन बिजनेस प्रैक्टिस एंड एथिकल बिहेवियर। क्या आपने एम्प्लॉइज को आप लोग बताते हो कि फ्रॉड करना कितना गलत है, अगर फ्रॉड किया जाएगा तो उसकी क्या क्या पेनल्टीज लगेगी? तो ये सारी बातें मैनेजमेंट से आप डिस्कस करोगे टू नो कि यहाँ पे कैसे पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स हैं फ्रॉड को लेकर। क्योंकि मैनेजमेंट अगर आपको बताएगी भैया हमारे यहाँ पे इतनी स्ट्रिक्ट पेनल्टी है कि अगर कोई भी पकड़ा गया तो उसको इतनी सारी पेनल्टीज मिलेगी, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं। डेफिनेटली हम टेस्ट तो करेंगे ही करेंगे। हाँ जी आयुष, अभी नवंबर में बैच स्टार्ट, सॉरी दिसंबर में बैच स्टार्ट होगा फरीदाबाद और लक्ष्मी नगर में, आप उसका वेट कर सकते हैं। ठीक है। फॉर दोज एंटिटी दैट हैव एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन, मान लीजिए किसी कंपनी में इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, कि आप इंटरनल ऑडिटर से भी डिस्कस कर सकते हो क्या फ्रॉड मिला है या कुछ आपको ऐसा प्रोसेस मिला है, बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। थर्ड, मैनेजमेंट से डिस्कस हो गया, इंटरनल ऑडिटर से डिस्कस हो गया, अब दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से भी डिस्कस कर लो। ही शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑन हाउ दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस सुपरवाइज मैनेजमेंट प्रोसेस, जो मैनेजमेंट प्रोसेस है फ्रॉड को उसको आप कैसे सुपरवाइज करते हो। द ऑडिटर शैल आस्क दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस वेदर दे हैव नॉलेज ऑफ एनी फ्रॉड अफेक्टिंग द एंटिटी, क्या आपके पास कोई नॉलेज है क्या कि कोई फ्रॉड हुआ हो। तो अब इन तीनों रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर वाले स्टेप 1 को 3 वर्ड में लिख लो। स्टेप 1 क्या था? रिस्क असेसमेंट। क्या 3 वर्ड आएंगे सर? इंक्वायरी हो जाएगी किसके साथ? मैनेजमेंट के साथ, इंटरनल ऑडिटर के साथ, अंदर के पॉइंट आपको लिखने होंगे, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ। तो ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 1। ठीक है। अंडरस्टैंड सुपरवाइज रिस्पॉन्स, ऋचा अग्रवाल बिल्कुल बढ़िया। देखिए अब आपको रोमम निकालना है 315। इन अकॉर्डेंस विद एसे 3 and 5 द ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, अजर्शन लेवल, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस। ये आप चैप्टर नंबर इंटरनल कंट्रोल के अंदर एज इट इज लाइन पढ़ के आते हो कि एक ऑडिटर को भैया रोमम निकालना होता है अजर्शन पे, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन लेवल पे। द ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी रिलेटेड कंट्रोल इंक्लूडिंग कंट्रोल एक्टिविटी रेलेवेंट टू सच रिस्क। आपको प्रोसेस समझना होता है और सारे कंट्रोल्स को समझना होता है। ये अपना बेसिक पॉइंट था रोमम वाला। फिर आपको क्या करना है? रिस्पॉन्स ड्राफ्ट करना है जो आपने रोमम निकाला है, जो आपने रिस्क आइडेंटिफाई किया है उसके अगेंस्ट। कैसे करते हो आप? क्या करेगा एक ऑडिटर क्या करेगा बेटा? असाइन करेगा एंड सुपरवाइज करेगा पर्सनल्स को एज पर देयर कैपेबिलिटीज। वो अपनी टीम को असाइन करेगा उन सब चीजों को चेक करने के लिए। इवैल्यूएट करेगा whether accounting policy adopted by entity indicate fraudulent financial reporting resulting from management effort and manage earning। क्या मैनेजमेंट ने किसी भी तरह से fraudulent financial reporting की है? तो पहले में क्या किया इसने? असाइन किया अपनी टीम को। दूसरे में फिर इवैल्यूएट कर रहे हैं कि भैया कुछ गलतियां मिली क्या मैनेजमेंट ने फ्रॉड रिपोर्टिंग की हुई है या नहीं की हुई है, और अपने ऑडिट के अंदर उनको इनकॉर्पोरेट कर देना है सरप्राइज एलिमेंट। जैसे कि हम सरप्राइज कैश का चेकिंग करते हैं, सरप्राइज इन्वेंट्री का चेकिंग करते हैं, कंफर्मेशन भेजते हैं। तो यहाँ पे काफी टाइम पे हम काफी चेकिंग करते हैं जो सरप्राइज बेसिस पे करते हैं, तो इससे आपको फ्रॉड मिल सकता है। तो ये क्या हो गया बेटा? ऑडिटर क्या क्या काम करेगा, ये पॉइंट आपको लर्न करने हैं। क्योंकि काफी टाइम पे बच्चा क्या होता है, रिस्क असेसमेंट वाले पॉइंट लिख देगा, रोमम वाला पॉइंट लिख देगा, लेकिन वो रिस्पॉन्स वाला पॉइंट भूल जाता है। ये तीनों पॉइंट वो भूल जाता है कि टीम को असाइन करना है, इवैल्यूएट करना है कि फ्रॉडलेंट रिपोर्टिंग है क्या, और उसको सरप्राइज एलिमेंट डालने होते हैं अपने ऑडिट के अंदर। ये चीज वो भूल जाता है हर सीए स्टूडेंट। तो ये प्लीज याद रखिएगा, आपको ये लर्न करना है। ठीक है। उसके अलावा रिस्पॉन्स टू द एसेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एट द अजर्शन लेवल। आपको कोई फ्रॉड रिस्पॉन्स, आपको कोई मान लीजिए मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिला है, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन मिली, तो आप क्या करते हैं बेटा? ये आपको पता है सर, हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं। ठीक है। कुछ बच्चे अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर बोलेंगे। अगर आपको ऑडिटर को कोई भी आइडेंटिफाई हुआ मिसस्टेटमेंट, देन वेदर सच मिसस्टेटमेंट इज इंडिकेटिव ऑफ फ्रॉड और नॉट। जरूरी नहीं है मिसस्टेटमेंट फ्रॉड हो, मिसस्टेटमेंट हो सकता है एरर हो। तो आपको देखना होता है कि ये मिसस्टेटमेंट इंडिकेटिव ऑफ फ्रॉड है या नहीं है। अगर है तो आप क्या करोगे? तो भैया सर हम रीवैल्यूएट करेंगे हमारा रोमम जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था। इवन ये आंसर थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। मैं रीवैल्यूएट करूंगा मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी और मैं रीवैल्यूएट करूंगा मटेरियलिटी। जब आप ऐसे 320 पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन स्टेज। अगर मुझे कोई भी, यही वाले पॉइंट का मैं डिस्कशन करूंगा, यहाँ पे मिसिंग है बेटा,
इसी वाले पॉइंट का मैं डिस्कशन करूंगा ऐसे 320 के अंदर कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन स्टेज, ड्यूरिंग ऑडिट, अगर एक ऑडिटर को कुछ भी मिलता है दैट इंडिकेट्स पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, तो उसे रीअसेस करना पड़ता है अपना मटेरियलिटी भी। तो बेसिकली पूरा ऑडिट ही एक तरह से बहुत डिटेल में चला जाता है। इवेल्युएट द इम्प्लीकेशंस फॉर द ऑडिट, आपको इम्प्लीकेशन फॉर ऑडिट भी देखनी होती है, ठीक है, कि क्या रहेगा, फिर उसके हिसाब से आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे उसका इम्पैक्ट लेके जाओगे। तो ये समझ आया आपको, रिस्क असेसमेंट, रोमम एंड रिस्पॉन्स। बताइए जरा एक बार इतने का बता दीजिए, आपको 3 पॉइंट समझ आए, रिस्क असेसमेंट, रोमम, रिस्पॉन्स। रिस्क असेसमेंट ऐसे 315, ऐसे 330, यस और नो। मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लोगे, क्या ले लोगे भैया कि फ्रॉड की रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिफाई करना आपकी थी, आपने हमें सब कुछ बता दिया है, कुछ भी छुपाया नहीं है। इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजमेंट टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। डिस्क्लोज कर दिया है ऑडिटर को सारे रिस्क ऑफ फ्रॉड, डिस्क्लोज कर दिया है नॉलेज ऑफ फ्रॉड अगर कुछ भी है तो, बाय मैनेजमेंट, एम्प्लॉय और अदर। इट हैज डिस्क्लोज द ऑडिटर नॉलेज ऑफ एनी एलिगेशन ऑफ फ्रॉड। मतलब मैनेजमेंट ने से आप एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लोगे कि मैनेजमेंट ने ऑडिटर को सब कुछ बता दिया है और कुछ भी छिपाया नहीं है। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, इस पॉइंट को आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, सिंगल एक लाइन में लिख सकते हैं कि भैया मैनेजमेंट से एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो फॉर इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल एंड टू डिस्क्लोज ऑल दी फ्रॉड्स, ठीक है। उसके बाद रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, आपको मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को रिपोर्ट करना है अगर फ्रॉड 1 करोड़ से नीचे है तो, ठीक है। 143(12) के अंदर आपको रिपोर्ट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कारो 2016 है तो क्लोज 10 के अंदर आपको रिपोर्ट करना है। और नॉट एबल टू कंटिन्यू, अगर आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हो तो क्या है वो अभी पढ़ा देता हूँ। चलो ये तीनों अभी हम डिटेल में चार्ट से भी रिवीजन कर लेंगे, इसका नीचे चार्ट मैंने दे रखा है, रिवीजन कर लेंगे। देखिए अगर आपको लगता है कि आप कंटिन्यू नहीं कर सकते तो आपको विड्रॉ करना है, लेकिन विड्रॉ करने की कुछ कंडीशन है, आप ऐसा ही नहीं है ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे। हालांकि सेम कंडीशन आप पढ़ते हो कहाँ पर, कंपनी ऑडिट के अंदर भी आता है। देखिएगा क्या कहता है कि अगर आपको विड्रॉ करना है तो सबसे पहले आप देखो क्या आपकी कोई प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या रिपोर्ट करना। किनको रिपोर्ट करना सर, जिन्होंने हमारा अपॉइंटमेंट किया था और रेगुलेटरी अथॉरिटी को। तो सबसे पहला जो ये आप है ना कंफ्यूज हो सकते हो पॉइंट 1 में और पॉइंट 3 के सेकंड पॉइंट में। तो देखिए पॉइंट 1 क्या कहता है, आप रिपोर्ट करो। आप देखो कि आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको रिपोर्ट करें, जिन्होंने हमारा अपॉइंटमेंट किया था और रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, ठीक है जी। दूसरे में कहता है कि कंसीडर करो कि आप विड्रॉ करना चाहते हो क्या और कर सकते हो क्या। आप अभी कंसीडर कर रहे हो, मान लीजिए आंसर आ जाता है यस कि भैया मैं विड्रॉ कर रहा हूं और मैं कर सकता हूं। देन फाइनली अगर आप विड्रॉ कर रहे हो, विड्रॉ यहाँ पे आप कंसीडर कर रहे हो, यहाँ पे आपका आंसर यस हो गया, तो दोबारा से आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी देखिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको डिस्कस करना पड़ेगा किसके साथ, आप मैनेजमेंट के साथ प्लस दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ, क्या रीजन ऑफ विड्रॉ, कि आप विड्रॉ कर रहे हैं प्लस रीजन कि भैया मैं विड्रॉ कर रहा हूँ एंड मेरा रीजन क्या है कि भैया आप लोग मिलके फ्रॉड कर रहे हो, मैं डेफिनेटली कंटिन्यू नहीं करूंगा, ठीक है। दूसरा आपको ये देखना है कि क्या आपकी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, सेम कि आप उनको भी बताएं, इन्फॉर्म करें, किनको, जिन्होंने आपका अपॉइंटमेंट किया था और जिन या फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी को। अब आप ये समझ सकते हैं, ये देख सकते हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम है, यहाँ पे भी मैं अपॉइंटमेंट जिन्होंने किया था उनको रिपोर्ट करने की बात कर रहा हूँ, रेगुलेटरी अथॉरिटी, यहाँ भी, यहाँ बेटा मैं फाइनल इन्फॉर्म कर रहा हूँ, वहाँ मैं देख रहा हूँ कि मेरे को रिपोर्ट करना है क्या, कोई फ्रॉड वगैरह मुझे मिला है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। ओके जी, समझ आया आपको बात, ये देखिए ये पढ़िएगा। The auditor shall determine क्या the professional and legal responsibility applicable in these circumstances, including whether there is a requirement for the auditor to report to the person or persons who made the auditor appointment, or in some cases to the regulatory authorities. Consider whether this is there is an appropriate to withdraw from the engagement. अगर आपको लगता है yes, if the auditor withdraw, discuss with the appropriate level of management and those charged with governance the auditor withdrawal from the engagement and the reason for the withdrawal, and determine whether there is a professional and legal requirement to report to the person or person who made the auditor appointment, in some cases the regulatory authority, the auditor withdrawal from the engagement and the reason. आपको इनको भी अब reason और withdrawal और reasons बता देने हैं, ऊपर मैं रिपोर्ट कर रहा था, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं सेक्शन 143(12) क्या था, आपको पता है फ्रॉड का था, जरा सेल्फ देखेंगे, प्लीज रीड इट सेल्फ,
एक बार फटाफट से। अगर आपको कोई भी फ्रॉड मिलता है, फ्रॉड रिपोर्टिंग करनी है आपको सेक्शन 143(12) जिसका रूल 213 आएगा। आप चाहें तो रूल को इग्नोर कर सकते हैं, बट आपको सेक्शन याद होना चाहिए। फ्रॉड इन्वॉल्विंग अमाउंट ऑफ लेस देन ₹1 करोड़, तो आपको क्या करना है बेटा, रिपोर्ट करना है बोर्ड को और ऑडिट कमेटी को। कितने दिन में? विद इन 2 days ऑफ नॉलेज। क्या रिपोर्ट करोगे? नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन, अप्रोक्सीमेटली अमाउंट और कौन कौन सी पार्टी थी। डिस्क्लोज करना है आपको बोर्ड रिपोर्ट में, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिस्क्लोज करेंगे बोर्ड रिपोर्ट के अंदर क्या क्या, नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन, अप्रोक्सीमेटली अमाउंट इन्वॉल्व, पार्टीज इन्वॉल्व, इफ रेमेडियल एक्शन नॉट टेकन एंड रेमेडियल एक्शन क्या क्या लिए गए हैं अगर किसी पार्टी के अगेंस्ट कुछ लिया गया है तो। अगर फ्रॉड आपका 1 करोड़ से ऊपर है तो आप किसको रिपोर्ट करोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेम विद इन 2 days ऑफ द नॉलेज आपको बोर्ड को रिपोर्ट करना है। बोर्ड से आप रिप्लाई लेंगे विद इन 45 days। रिप्लाई ऑब्जर्वेशन आ जाती है तो आप फॉरवर्ड कर देंगे अपनी रिपोर्ट, रिप्लाई प्लस आपके कमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 15 days ऑफ रिसीट ऑफ सच रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन। रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन नहीं आती आपके पास तो आप अपनी रिपोर्ट भेज देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक नोट डालते हुए कि भैया मेरे को रिप्लाई नहीं आया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उसके बाद सेक्शन 143(13) कहता है ऑडिटर शैल नॉट बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ एनी ऑफ हिज ड्यूटी, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कॉन्फिडेंशियलिटी। तो अगर आप इस केस के अंदर बताते हो तो आपका कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं माना जाएगा। 143(14) क्या बोलता है? द सेक्शन अप्लाइज टू मिटेंडिस एंड मिटेंडिस टू द कॉस्ट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी। पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट चेंज हुई है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, शायद यहाँ पे ये अपडेटेड वाली नहीं है। आई एम नॉट श्योर यहाँ पे ये अपडेटेड वाली है क्या। आई थिंक दिस इज नॉट द अपडेटेड वन, तो प्लीज चेक पेनल्टीज। ठीक है, अमेंडमेंट वाली क्लास मैंने डाल रखी है, बट एक बार फिर भी आप दोबारा से चेक कर लेना। ठीक है, तो ये था मेरा एसे नंबर 240। अब आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा, आपको समझ आया? पेपर में अगर ऐसे 240 आते हैं तो कितने पैराग्राफ लिखने होंगे? तकरीबन 5 पैराग्राफ लिखने होंगे। सर कौन कौन से? रिस्क असेसमेंट वाला पैराग्राफ लिखोगे जिसमें इंक्वायरी विद मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिटर और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस आएगा। ऐसे 315 का रोमम लिखोगे कि भैया आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। रिस्पॉन्स लिखोगे, रिस्पॉन्स के अंदर क्या था, आपको अपनी टीम लगानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कुछ मिला कि आपको, उसके हिसाब से फिर आप रिपोर्ट करते हुए लेके जाओगे। ठीक है, एक पॉइंट डाल सकते हो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का अगर आप डालना चाहो तो। उसके बाद रिपोर्टिंग के पॉइंट आएंगे, 143(12) की रिपोर्टिंग, कारो की रिपोर्टिंग, ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट, और अगर आपको लगता है कि आपको विड्रॉ करना चाहिए तो आपको क्या क्या देखना होगा। तो ये था एक ओवरऑल। अब आप मेन बुक से रीड कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। पेनल्टी आप प्लीज़ अमेंडमेंट वाली वीडियो देख लेना, वहाँ से आपको पता चल जाएगी। मैं इस तरह से ब्लफ में कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा। ठीक है, पेनल्टी आप पेपर में ना लिखो तो चलेगा, पेनल्टी अगर आप आंसर में ना लिखो तो चलेगा। ये मैंने एडिशनली हम पढ़ रहे थे तो मैंने बताइए, बाकी हम कंपनी ऑडिट में देख लेंगे। अब ये देखिए, मैंने 220 करवाया, मैंने आपको बी कैटेगरी में डलवाया है, 230 मैंने डलवाया है सी कैटेगरी में, 240 में डलवा रहा हूँ आपको ए कैटेगरी में। ठीक है, अब आप 3 स्टैंडर्ड को डायरेक्टली सी कैटेगरी में डाल दो। 3 स्टैंडर्ड है, मैं सी कैटेगरी में डलवा रहा हूँ। 250, 260, 265 सी कैटेगरी में डाल दो। 250, 260, 265। अब भैया 250 डिस्कस कर लेते हैं। मैं आ जाता हूँ स्क्रीन पे क्योंकि मुझे लगता नहीं किताब की ज़रूरत है यहाँ पे। हाँ जी, मैं आपके सामने हूँ। हाँ जी, 250, 260, 265 तीनों सी कैटेगरी। ए कैटेगरी के स्टैंडर्ड फिर बाद में आप मेरे को बता देना कौन कौन से मैंने करवाए हैं। 250, 260, 265 सी कैटेगरी। ये तीनों स्टैंडर्ड करवाने की जरूरत है क्या? मुझे बता दो जरा एक बार, क्या ये तीनों स्टैंडर्ड मुझे करवाने की जरूरत है क्या? मुझे लगता है नहीं है। 250 के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू लॉ एंड रेगुलेशंस इन दी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, एक जो एंटिटी होती है, जो एक कंपनी होती है, उसके ऊपर बहुत अलग अलग तरह के लॉ एंड रेगुलेशन लगते हैं। कुछ ऐसे लॉ एंड रेगुलेशन होते हैं जो फाइनेंशियल्स के अंदर आते हैं, जो फाइनेंशियल के अंदर रिपोर्ट होते हैं। जैसे कि सर जीएसटी आता है, आपके सारे टैक्सेस आते हैं, आपके पीएफ आता है। तो ये सारे ऐसे लॉ एंड रेगुलेशन हो गए जो फाइनेंशियल के अंदर डायरेक्टली आ रहे हैं। तो अगर फाइनेंशियल के अंदर आ रहे हैं तो भैया हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इनके लिए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने पड़ेंगे। मानते हो ना, क्योंकि फाइनेंशियल का पार्ट हो गए। लेकिन दूसरी साइड एक ऐसे भी लॉ एंड रेगुलेशन होते हैं जो फाइनेंशियल्स के अंदर डायरेक्टली नहीं आते।
सर ऐसे भी होते हैं क्या? अरे यार, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस के लिए कितने सारे लाइसेंस लेने होते हैं कंपनी को, फैक्ट्रीज को, और भी बहुत सारे लाइसेंसेज होते हैं, और भी बहुत सारी अप्रूवल होती है। जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर ही मान लो, सेफ्टी नॉर्म्स ही मान लो, उनकी 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए फीस जाती है, जो कि P&L के अंदर कहीं आ रही होती होगी, टैक्सेस के नाम से आपको कहीं नहीं पता चलता। तो इसका मतलब जो अदर लॉ एंड रेगुलेशन है वो तो एक ऑडिटर कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। इसीलिए तो एक ऑडिटर की उस पर कोई ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिटर को कहा जाता है कि आप इसमें ना सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर लगाओ। क्या लगाओ? आप मैनेजमेंट के साथ इंक्वायरी करो। क्या इंक्वायरी करो? कि भैया आपके यहाँ पे कौन कौन से लॉ एंड रेगुलेशन लगते हैं वो देख लो, और कोरस्पोंडेंस वगैरह चेक कर लो, देख लो सेम इंडस्ट्री के ऊपर कौन कौन से लॉ एंड रेगुलेशन लगते हैं, वो कंपनी ने फॉलो किए हैं या नहीं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा, सर ये क्यों देख रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? जब मेरे फाइनेंशियल में ही नहीं आ रहे तो हम इन्हें क्यों देख रहे हैं? क्या कोई बच्चे के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि सर जब लॉ एंड रेगुलेशन मेरे फाइनेंशियल में आ ही नहीं रहे, फाइनेंशियल को इफेक्ट ही नहीं कर रहा, फाइनेंशियल के अंदर रिपोर्ट ही नहीं किया जा रहा, देन व्हाई वी आर लुकिंग एट दी लॉ एंड रेगुलेशन विच आर नॉट कमिंग इनटू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है? यस और नो? प्लीज रिप्लाई। यस और नो? अंकिता राजपूत, बिल्कुल सही है, पेनल्टीज लग सकती हैं। सर वो आप गाड़ी चला रहे हो, लाइसेंस है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, बट लाइसेंस नहीं है तो 10,000 तक का चालान कट सकता है। ऐसी कंपनीज जो ऑपरेट करती हैं वो लाइसेंसेज वगैरह लेती हैं, हो सकता है उनकी फीस बहुत कम हो, बट अगर वो किसी चीज का नॉन कंप्लायंस करती है, किसी चीज को नहीं फॉलो करती है, तो बहुत हैवी पेनल्टीज लग सकती है, और वो पेनल्टी मेरे लिए मटेरियल हो सकती है और फाइनेंशियल्स को मटेरियली इफेक्ट कर सकती है। इसलिए मुझे उसके लिए अदर ऑडिट प्रोसीजर इंक्वायरी करनी होती है, कोरस्पोंडेंस को देखना होता है, और ये देखना होता है कि भैया सब चीज़ों का कॉम्प्लाइंस हुआ है। अगर आपको ऐसा लगे कि भैया लॉ एंड रेगुलेशन का नॉन कॉम्प्लाइंस है, तो आप क्या करोगे? सर फिर डेफिनेटली मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ डिस्कस करेंगे, अगर चीज़ें ठीक हो सकती हैं तो ठीक करवाएंगे, नहीं तो क्या करोगे? रिपोर्ट करेंगे। अगर मुझे लगता है कि इंपैक्ट मटेरियल है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे उसका इंपैक्ट देखूंगा, और मैं ये भी देखूंगा, सिंस दिस इज लॉ एंड रेगुलेशन, सरकारी मामला है, तो मैं ये भी देखूंगा क्या मुझे किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना है या नहीं करना है।